ध्यान दो। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास अभी? लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशन। ये अच्छा टॉपिक है और ये थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में बताए थे हम लोग को, अगर याद होगा तो। ठीक है, लैपलेस इक्वेशन जो था वो क्या था? डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू जीरो। और जो पॉइजन इक्वेशन था, दैट इज डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये था लैपलेस इक्वेशन और ये था क्या था? पॉइजन इक्वेशन। चलो इसी को हम लोग थोड़ा सा अभी डिराइव कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि इसका एग्जाम में सॉल्यूशन ही ज्यादा आता है। देखिए, लैपलेस एंड पॉइजन्स इक्वेशन। चलो, तो उसके बाद पहले दो तीन लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान देना। डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज a conservative field. Electrostatic field is a conservative field as work done, conservative field as work done, as work done in moving a charge, work done in moving a charge from one point, from one point to another, from one point to another in presence of, in presence of an electric field, in presence of an electric field is independent of path, is independent। ध्यान देना, एक्चुअली ये वही लिख रहे हैं जो कंजर्वेटिव का प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट इज, दैट इज कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड इज जीरो। दैट इज, जो कर्ल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड इज जीरो। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। अब याद करो, लास्ट क्लास एक चीज बताया कि अगर कोई वेक्टर का कर्ल अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो वेक्टर जरूर किसी न किसी का स्केलर पोटेंशियल का ग्रेडियंट रहा होगा। मतलब ये जो वेक्टर है ये जरूर कोई ना कोई इसमें ग्रेडियंट का फॉर्म यहाँ पे आएगा, तभी जाके ये जीरो होगा, वरना हमेशा जीरो नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कोई भी कर्ल तभी जीरो होगा जब तुम्हारे पास जो वेक्टर है वो किसी का ग्रेडियंट हो, मतलब डेल क्रॉस डेल फाइव के रूप में हो। यहाँ पे क्या आना चाहिए? ग्रेडियंट आना चाहिए, तभी ये जीरो होगा, वरना जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल क्रॉस डेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जरूर किसी स्केलर पोटेंशियल का क्या है? ग्रेडियंट है। और यहाँ से हम लोग एक पॉइंट निकालते हैं, एक यहाँ पे चीज पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा लिखते हैं कि एज कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, एज कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। ध्यान देना इसको, एज कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। सो, so any irrational vector, so any irrotational vector, so any irrotational vector can be considered as,
can be considered as gradient of considered as ग्रेडियंट ग्रेडियंट का नाम सुने हो ना पहले ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ग्रेडियंट का कुछ पहले कुछ याद है अभी तुम लोग को जरा बताओ स्केलर फील्ड डेट इज यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाइव माइनस ऑफ डेल फाइव इसको मान लो इक्वेशन टू और यहाँ पे फाइव क्या है वेयर फाइव इज स्केलर पोटेंशियल वेयर फाइव इज स्केलर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेयर फाइव इज स्केलर पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक समझ में आ रहा है कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या बात है सब प्रेजेंट हो ना हाँ। किसी को कोई दिक्कत वगैरह है तो बताओ रोहन अजय खुशी चलो ठीक है देखो तो इसके आगे हम लोग गॉस लॉ को फिर से यहाँ पे याद करेंगे देखो फ्रॉम गॉस लॉ फ्रॉम गॉस लॉ डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर फ्रॉम गॉस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म इज याद है गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या था लास्ट क्लास जो बताए थे डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट देखो तो यही है ना इक्वेशन थ्री मान लो उसके बाद यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन टू जो इक्वेशन टू में जो वैल्यू आया था ई का उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन थ्री कितना आ जाएगा इक्वेशन टू का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ध्यान दो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट और फिर स्केलर फंक्शन फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट और ये डॉट और डॉट यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस डेल का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फाइव इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से जो ये टर्म आ रहा है ध्यान दो डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट और इसका नाम क्या है और इसका जो नाम है जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे इसका नाम है हमारे पास क्या पॉइजन्स इक्वेशन इक्वेशन फोर दे दो ठीक है इक्वेशन फोर इज नॉन एज इक्वेशन फोर इज नॉन एज पॉइजन्स इक्वेशन इक्वेशन फोर को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन ठीक है और यहाँ पे ध्यान दो हेयर डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ पे डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर एच लैप्लेसियन ऑपरेटर लैप्लेसियन ऑपरेटर ठीक है और डेल स्क्वायर का वैल्यू पता ही होगा तुम लोगों को क्या है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर ठीक है ये हो गया लैप्लेसियन ऑपरेटर का वैल्यू
फाई तो पता है क्या है यहाँ पे, फाई स्केलर पोटेंशियल है, फाई स्केलर पोटेंशियल। एंड रो क्या है, एंड रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, रो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ये जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, पॉइजन इक्वेशन। अब हम लोग ऐसे रीजन की बात करेंगे जहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देखो फॉर चार्ज फ्री रीजन, फॉर चार्ज फ्री रीजन जहाँ पे चार्ज ही नहीं है, फॉर चार्ज फ्री रीजन दैट इज रो इक्वल टू जीरो। और अगर रो जीरो हो गया, ठीक है, इन फॉर चार्ज फ्री रीजन दैट इज रो इक्वल टू जीरो, इन दिस केस हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4, ठीक है, डेल टू फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। डेल टू फाइव इक्वल टू क्या हो जा रहा है यहाँ पे, जीरो। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैपलेस इक्वेशन। इसका नाम क्या हो गया अब, लैपलेस इक्वेशन। मतलब उसी चीज को जो पहले पॉइजन इक्वेशन था, ठीक है, वहां पे अगर हम लोग चार्ज फ्री रीजन में करते हैं, मतलब रो को जीरो कर दे, वहां पे चार्ज को जीरो कर दे, तो उसका नाम क्या है, लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, और इसी का सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है। लिखो यहाँ पे फिर, 10 लैपलेस इक्वेशन, 10 लैपलेस इक्वेशन इज, लैपलेस इक्वेशन इज अ स्पेशल, लैपलेस इक्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉइजन इक्वेशन। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हो गया तुम्हारा लैपलेस एंड पॉइजन का इक्वेशन। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका सॉल्यूशन का, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो बताओ। हम्म, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक चीज बताओ, यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा हम हिंट कर रहे हैं, ध्यान देना। लैप्लेशियन जो ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है, डेल टू, इसको क्या बोलते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसको जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या लिखते हैं, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, किसी को पता है। ठीक है, इसी को अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें, तुम लोग पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 1 में मेरे ख्याल से, उस वहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह जो होता है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब कुछ वहीं पे था ज्यादा पढ़ने का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान दो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या होता है पता है, आर थीटा फाई, ये सब याद है। यस। हाँ, चलो ठीक है, तो सिर्फ इसको लिख लो, ठीक है, 1/r², उसके बाद डेल बाय डेल आर, और ब्रैकेट में फिर यहाँ पे कितना था, r² इंटू डेल बाय डेल आर। ये हो गया रेडियल रेडियल वाला पार्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग फाइव को लिखे तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फाइव। ठीक है, हम लोग चाहे फाइव को लिखना तो हम यहाँ पे रेड कलर से लिख देते हैं, ध्यान। फाइव को यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज स्केलर पोटेंशियल। ये हो गया रेडियल वाला पार्ट। अब आएगा थीटा वाला पार्ट, प्लस 1/r² साइन थीटा, और फिर डेल बाय डेल थीटा, और यहाँ पे फिर अंदर में साइन थीटा और डेल बाय डेल थीटा। ये हो गया तुम्हारा अब कौन सा पार्ट, थीटा वाला पार्ट हो जाए, यहाँ पे ले लो फाइव स्केलर पोटेंशियल। हम बता रहे हैं कि फाइव स्केलर पोटेंशियल है, ध्यान देना, बाकी सब थीटा वगैरह है। और लास्ट
जो फाइव वाला पार्ट है वो देखते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, थर्ड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद डेल टू बाय डेल फाइव स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फाइव यहाँ भी लिख सकते हैं। एंड फाइव इज व्हाट, स्केलर पोटेंशियल। ध्यान रखना ये फाइव अलग है, ये स्केलर पोटेंशियल है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है। दिस इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, इसका स्फेरिकल फॉर्म डेल फाइव का, यानी डेल स्क्वायर फाइव। ये था कार्टेशियन फॉर्म और ये है स्फेरिकल फॉर्म। इसका सॉल्यूशन तो देखो बहुत, मतलब इतना आसान नहीं है स्फेरिकल का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका तीनों का अलग अलग निकालना बहुत ही ज्यादा टफ है। और ये तुमको निकालना भी नहीं है, हमको निकालना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सॉल्यूशन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे हम डायरेक्ट। तुम लोग लिख रहे हो क्या कोई? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिख रहे हो तो। चलो ठीक है, लिख लेना तो अच्छा है। हम आते हैं सॉल्यूशन पेज की अब, ठीक है। ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर वैसा कुछ रहा तो। चलो ठीक है, ठीक। फोर्थ, सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन इन कार्टेशियन, यहाँ पे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलो। क्या हो गया? हेलो। तो लैपलेस इक्वेशन हेलो। इन सर कार्टेशियन आवाज कोऑर्डिनेट मेरा नहीं। सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान देना, ये जो सॉल्व करेंगे ना, बड़ा अलग ही मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना और जैसे जैसे बताएंगे वो ट्राई करने का, समझने का। लैपलेस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और आई होप कि, मुझे लगता है तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तुम लोग सॉल्व किए हो, ठीक है। और इक्वेशन कितना आ जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया फाइव एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। स्केलर फंक्शन है जो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है, दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये हो गया इक्वेशन वन। देखो लैपलेस इक्वेशन है तो यही, जिसको हम लोग लिखते हैं ना डेल टू फाइव इक्वल टू जीरो, ये है तो यही। डेल टू यही है, फाइव ये है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसका सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा चीज कि एक्स वाई जेड तीन तीन वेरिएबल है, ठीक है। और तीन वेरिएबल है तो उसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेथड है जिसको बोलते हैं सेपरेबल फंक्शन। जैसे अगर कोई फंक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे मान के चलो एफ एक्स वाई है। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो फंक्शन एक्स वाई है उसको हम एक एक्स का मान लेते हैं फंक्शन, और वाई को मान लेते हैं वाई का फंक्शन है। मतलब दोनों का वेरिएबल को क्या किया हम लोग, अलग अलग कर दिए। एक को एक्स के फॉर्म में ले लिया और एक को वाई के फॉर्म में दे दिए, और दोनों को मल्टीप्लीकेशन में ले लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेशन मेथड या फिर सेपरेबल मेथड। और इसी चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे देखो,
और ये जो मेथड है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है तुम्हारा आगे के लिए भी। जब अभी जो बड़ा बड़ा डेरिवेशन करेंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में सेमेस्टर 4 5 में, उसमें भी हम लोग सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखो, above equation, above equation can be solved, can be solved, can be solved by using the method of, by using the method of, by using the method of separation of variable, separation ऑफ वेरिएबल्स। ये जो मेथड है ना, हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। इसका नाम क्या है, ध्यान दो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दो, एक लाइन और लिख देते हैं। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड वी कंसिडर, इन दिस मेथड वी कंसिडर द पोटेंशियल, we consider the potential phi xy z is product of, is product of separable function, product of separable function, product of separable function of x y and z, x y and z। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, जो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करता है, इसको ये क्या किया, अलग अलग कर दिया। मतलब इसको मान लिया ये एक्स, जो एक्स का फंक्शन है, वाई जो वाई का फंक्शन है, और एक जेड जो तुम्हारे पास जेड का फंक्शन है। ठीक है, और तीनों को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लिए। इस मेथड का नाम क्या है, फिर से याद रखना, इस मेथड का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो जरा हम हाईलाइट कर देते हैं, एक मिनट, हाईलाइटर कहाँ है? इस मेथड का नाम क्या हो गया, याद रखना इसको, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, हाईलाइटर ही है ना। हम्म, एक्स वाई और जेड। चलो अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान दो आगे। यूजिंग, क्या हो रहा है, यूजिंग इक्वेशन टू, टू माने तो ना, हाँ टू इन वन, यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, क्या मिलेगा, ध्यान दो, यहाँ पे डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर एक्स वाई और जेड इक्वल टू जीरो। देखो ऐसे लिख सकते हैं सर, एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब इसको अंदर ले आएंगे, और जैसे ही अंदर ले आएंगे तो ये सिर्फ, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, और बाकी सबको जैसे है वैसे ही छोड़ देगा, यानी डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स जेड डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डेल टू जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक। पार्शियल डिफरेंशियल का रूल पता है ना, कि सपोज करो कि तुम्हारे पास अगर
डेल बाय डेल एक्स दिया हुआ है, और आगे तुम्हारे पास जो फंक्शन है ना जिसको ऑपरेट करना है पाई, एक फंक्शन है यहाँ पे, मान के चलो एक्स स्क्वायर वाई। तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा, वाई को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, वाई को जैसे का तैसे रहने देगा। वाई को ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये अच्छा बात होता है, ठीक है, कि जिसके रिस्पेक्ट में है वो सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेगा, बाकी सारे वेरिएबल को क्या वो क्या मानेगा, कांस्टेंट। जैसे अगर फाइव इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, और डेल फाइव बाई डेल एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू एक्स का डिफरेंशिएशन, टू एक्स और वाई को मानेंगे एज ए कांस्टेंट, तो आंसर कितना हो जाएगा, टू एक्स वाई। ठीक है, जबकि अगर हम, तुम्हारा आवाज तो नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। एक मिनट मुझे चेक करने दो। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है, आ रहा है, अभी आ रहा है, बेटर है। ठीक है सर। ठीक है ना, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। एक्चुअली साउंड का नीचे जो ये था ना वो थोड़ा कम किया हुआ था, इसीलिए नहीं आ रहा था। अभी बेटर है, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड, अब देखो यहाँ पे दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं बाय एक्स वाई जेड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट, ध्यान दो, जैसे ही डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाय एक्स, वाई जेड तो कट जाएगा, तो डेल टू एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो एक्स जेड कट जाएगा तो क्या मिलेगा, वन बाय वाई डेल टू वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वन बाय जेड डेल टू जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब एक चीज देखो, हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट को हम एक जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड तीनों में, एक को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वन बाय वाई डेल टू वाई बाय डेल वाई का स्क्वायर, प्लस वन बाय जेड डेल टू जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स, और फिर डेल टू एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना माने, थ्री ना, चलो थ्री मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन थ्री का एक यहाँ पे पॉइंट ध्यान दो, कि तुम्हारे पास एलएचएस का पॉइंट ध्यान देगा, जो एलएचएस है तुम्हारे पास ये वाला, ठीक है। इसमें देखो वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल, और जो तुम्हारे पास आरएचएस है यहाँ, ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो एक चीज बताओ, इसका जो सॉल्यूशन होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा, चूंकि दोनों बराबर है, तो क्या होगा, क्या सेम होगा सॉल्यूशन या डिफरेंट होगा, ये बताओ। चलो देखो, एक ऐसा कंडीशन हमारे पास अगर कभी आता हो जहाँ पे एक तरफ का वेरिएबल अलग हो और दूसरी तरफ का भी डिफरेंट हो, तो इसका जो वैल्यू होता है ना एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और जो कॉमन वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कोई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज कंसिडर करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे ध्यान दो, हम इसको नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि वन बाय वाई और डेल टू वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, और प्लस फिर वन बाय जेड डेल टू जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है, माइनस वन बाय एक्स और डेल टू एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसका जो वैल्यू रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं, और वो मान लेते हैं अल्फा का स्क्वायर, ऐसे ही अल्फा का स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी इसके मानने से क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे दो इक्वेशन में डिवाइड हो जाएगा ये, कि ये हो जाएगा एक वन बाय वाई डेल टू वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, और प्लस वन बाय जेड स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये पहला बनेगा। इसको इक्वेशन कुछ नाम दिए थे, क्या नाम देते बताओ, अभी तक कितना इक्वेशन हो गया, तीन, इसको चार दे दो, ठीक है। और एक बनेगा माइनस वन बाय एक्स डेल टू एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। इसको मान देते हैं इक्वेशन
5। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 5। ठीक है। अब देखो हम लोग इक्वेशन 5 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इसमें तो एक ही वेरिएबल है ना, सिर्फ एक्स है। तो जब वेरिएबल एक ही है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलो एक बार देखो, इसको पहले माइनस को इधर ले आते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसको इधर माइनस ले आओ तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। एंड दिस इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? डेल टू एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बता सकते हो? हाँ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हो ना पहले सेमेस्टर 1 में? हाँ हाँ। तो बता दो आंसर फिर क्या आएगा। बता दे, देखो थोड़ा सा इधर। एक्सपोनेंशियल। हाँ सबको आता है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे, अगर नहीं आता है तो बोलो हम बता देंगे। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज, कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू, एक कांस्टेंट लेते हैं, C1 ले लेते हैं यहाँ पे, चलो C1, और e टू द पावर प्लस माइनस अल्फा एक्स, या प्लस माइनस आई अल्फा एक्स। कैसे आएगा चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी देखो यहाँ पे क्या है। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो डी बाई डी एक्स को क्या मानते हैं, एम मानते हैं। तो जो इसका एक्जुलरी एक्जुलरी जो इक्वेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ से रूट्स कितना आ जाएगा, एम इक्वल टू एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, तो एम का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस आई अल्फा आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये तो किया होगा तुम लोग सेमेस्टर 1 में। यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसका दो सॉल्यूशन आएगा जनरली। अगर एक्स का हम ध्यान दें तो पहला क्या आएगा, C1 e टू द पावर, प्लस वाला फॉर्म लेंगे तो प्लस आई अल्फा, और दूसरा C2 e टू द पावर माइनस आई अल्फा। ठीक है, इंटू एक्स, दोनों में एक्स भी तो रहेगा। चलो ये आएगा सॉल्यूशन। ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक कांस्टेंट को कॉमन ले लिया यहाँ पे, और किस तरह लिख रहे हैं, e टू द पावर प्लस माइनस आई अल्फा एक्स। e टू द पावर क्या है, प्लस माइनस, हम लोग दोनों साइन को एक साथ ले रहे हैं, और यहाँ पे e टू द पावर प्लस माइनस एक्स लिख रहे हैं। ठीक है। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बट ये फिर थोड़ा सा ज्यादा लंबा रहेगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, पहले बताओ ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ये वाला? तो हम लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, अभी आते हैं हम, ये एक सॉल्यूशन निकला, ठीक है, एक्स का। अभी वाई जेड का बाकी है हमारे पास। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लोग इसको कंसिडर करेंगे अब, ठीक है। तो थोड़ा लंबा है ये, बट ठीक है। तुम लोग एक काम करना, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक बार स्क्रीन शॉट ले लो सारा। हम आज भूल गए थे, फिर से जूम में ये कर दिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो, ये फिर 1 मिनट में वैनिश हो जाएगा सारा। हम दोबारा जूम मीटिंग भेजते हैं, ठीक है, अभी तुरंत 1 मिनट में इसको कंप्लीट करते पहले। एक बार सारा स्क्रीन शॉट ले लो, जिसका भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और एक है, और ये हो गया सिक्स। ठीक है, अभी हम लोग अब ध्यान देंगे इस पे, इक्वेशन 4 पे, इसको याद रखना है। 1/y डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर, 1/z स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ठीक है।
चलो देख लेते हैं एक बार गूगल मीट से भी ना कैसा होता है।